Good morning, students. Welcome to class 11th Commerce. Our subject for the day is accountancy. तो आज हम चैप्टर 1 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था लास्ट सेशन में? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो दैट इज पार्ट नंबर 2. ओके, तो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, तो आफ्टर स्टडिंग दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. तो पहला जो हमारा लर्निंग आउटकम क्या है कि स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. स्टूडेंट समझ पाएंगे कि हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी हैं. ओके, सेकेंड वन इज टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. स्टूडेंट ये भी समझ पाएंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या है. ओके, थर्ड लर्निंग आउटकम इज टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग किस तरीके से एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट वन इज टू डिस्कस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये भी डिस्कस करेंगे हम इस सेशन में कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. नंबर 5 जो है हमारा लर्निंग आउटकम वो है एक्सप्लेन डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर इंटरेस्ट एरियाज. ये भी समझेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन से यूजर्स जो हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं और उनके इंटरेस्ट एरियाज क्या क्या हैं, वो किन किन वजहों से, किन इंटरेस्ट एरिया की वजह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं. ओके, लास्ट वन जो हमारा लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा आज के सेशन का वो है डिस्क्राइब डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. कि स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के डिफरेंट सिस्टम्स कौन से हैं. तो ओके, तो हमने ये समझ लिया कि आज के इस सेशन के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज के सेशन का वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. तो हम बात करें अकाउंटिंग को ब्रॉडली हम मेजरली 3 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. वो 3 ब्रांचेस क्या क्या हैं? पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ओके, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके, तो फर्स्ट की बात करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की. Branch of accounting which is concerned with maintenance of books of account to determine profitability and financial position of the business is known as financial accounting. यानी अकाउंटिंग की वो ब्रांच जिसका मेन कंसर्न किसके साथ होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में. किसके लिए? अकाउंट्स की बुक को जो मेंटेन करती है और जो ये पता लगाने में, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसका मेन कंसर्न क्या है? अकाउंट्स बुक को मेंटेन करना और ये पता लगाना कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहां पर स्टैंड करती है. तो ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ओके, तो हमारी जो सेकंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग. इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद ascertaining the cost of the product manufactured or services rendered. ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसमें जो मेन कंसर्न होता है वो किस लिए होता है कि ये पता लगाना कि जो मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को असर्टेन करना ही इनका मेन पर्पस होता है. तो ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसमें कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है. किसकी कॉस्ट को? प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को जो मैन्युफैक्चर की जा रही है या जो सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट का पता लगाना. मान लीजिए आप एक शू फैक्ट्री है आपकी और आप एक 1 पेयर ऑफ शू की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज प्रेफर्ड? इन दिस केस कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रेफर्ड. ओके, यदि हमें कॉस्ट को असर्टेन करना है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना है जो मैन्युफैक्चर हो रही है या जो सर्विसेज हमने रेंडर की है उसकी कॉस्ट का पता लगाना है, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेफर की जाएगी. थर्ड वन जो हमारी ब्रांच है अकाउंटिंग की वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. यानी इस ब्रांच के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन लेती है किसके बेसिस पर? एनालिसिस के बेसिस पर और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है. यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक जो कंसर्न है वो किसके साथ रिलेशन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ. यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन उन्हें पास करती है उसको एनालिसिस करके उस पर बेस करके मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है और ये अकाउंटिंग कहलाती है. ये कौन सी अकाउंटिंग कहलाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसका मतलब हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो किया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का वो 3 कैटेगरीज में फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट. फाइनेंशियल में बुक्स मेंटेन करना और प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना.
कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें कॉस्ट को असरटेन करना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग करती है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इनमें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, तो इसको एक बार समझ लेते हैं हम, ये मतलब क्या होता है इसका। अब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज कंसर्न विद, यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग का वो पार्ट है जिसका कंसर्न किसके साथ है? सबसे पहला आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सेकंड वन मेजरिंग दम इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड वन रिकॉर्डिंग एंड फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन। यानी हम इजी वे में बोले तो बुक कीपिंग सबसे पहली बात अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। तो आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग के बहुत सारे स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, फिर था मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड था रिकॉर्डिंग और फोर्थ था क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन तक के जितने भी स्टेप्स हमने परफॉर्म किए थे, क्लासिफिकेशन तक फ्रॉम द बिगिनिंग, आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन तक जो भी हम स्टेप परफॉर्म करते हैं, दैट इज नथिंग बट बुक कीपिंग। उसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। यानी हमें इजी में बोला जाए तो अकाउंटिंग का एक हिस्सा है बुक कीपिंग। तो दोनों में से ब्रॉडर कौन सा हुआ? बुक कीपिंग इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, जबकि अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। यानी अकाउंटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और बुक कीपिंग उसका एक हिस्सा है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं खाली। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the financial data and interpreting the results thereof. Accounting is a wider concept than bookkeeping. It starts where bookkeeping ends. In other words, bookkeeping is that part, is only a part of accounting. यानी accounting का एक हिस्सा है bookkeeping. Accounting में सारे steps हम perform करते हैं, जैसे recording, classification, summarizing, analysis, interpretation, communication. These are all the steps performed under accounting. Whereas steps up to classification is considered in bookkeeping. यानी bookkeeping is a part of accounting. Okay, तो ये मुझे लगता है क्लियर हो चुका है कि अकाउंटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और बुककीपिंग उसका एक हिस्सा है जिसमें केवल क्लासिफिकेशन तक के स्टेप को परफॉर्म किया जाता है, जबकि बाकी के सारे स्टेप्स अकाउंटिंग में होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि बुककीपिंग जहां पर एंड होती है वहां से अकाउंटिंग आगे स्टार्ट होती है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है अकाउंटेंसी। अब ये अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ या सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यदि हम बात करें कि हमें सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की, तो उसे हम अकाउंटेंसी बोल देते हैं। यानी अकाउंटेंसी क्या है? एक आर्ट हो गई इसका मतलब। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें बताती है कि अकाउंटिंग के साथ हमें कैसे डील करना है। इट एडुकेट्स us why and how to maintain the books of accounts and how to summarize the accounting information and communicate to the different users. In other words, Kohler ने क्या बोला है? Accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. यानी कुल मिलाकर इजी वे में बोले तो अकाउंटेंसी को यूज करना ही अकाउंटेंसी कहलाता है। Using accountancy is called accountancy. यानी accountancy is an art to use अकाउंटिंग, यानी एक ऐसी आर्ट जिसमें हम अकाउंटिंग को यूज करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से डील करते हैं उन सभी एस्पेक्ट्स के साथ, दैट इज नथिंग बट अकाउंटेंसी। तो हमारी बुक का नाम, हमारे सब्जेक्ट का नाम भी आपको पता है क्या है? अकाउंटेंसी। यानी हम इस सब्जेक्ट में अकाउंटिंग को यूज करना सीखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके एस्पेक्ट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे डील करेंगे डिफरेंट फिनोमिनाज में। ओके, तो अकाउंटेंसी क्या हो गई? एक आर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आगे इस टॉपिक को लेते हैं। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी। अब जरा दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो वन बाय वन डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिफरेंस है किस बेसिस पर? स्कोप। Bookkeeping is concerned with identifying financial transactions, measuring them in terms of money and recording them in the books of accounts and classify them. यानी कुल मिलाकर जो मैंने पहले ही बताई थी बात कि बुक कीपिंग का कंसर्न किससे है? आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शंस को, सेकेंडली मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर रिकॉर्ड करना और फिर क्लासिफाई करना। ये सब काम किस में आते हैं? बुक कीपिंग में। जबकि अकाउंटिंग में क्या आता है? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग। यानी बाकी के जो स्टेप बच गए वो मेजर कंसर्न है किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। ठीक है ना? तो बाकी के जो बच गए काम वो किस में परफॉर्म किए जाते हैं? अकाउंटिंग में। तो अब स्टेज के बेसिस पर हम बात करें तो पहली स्टेज और सेकंड स्टेज किसको बोलेंगे? तो बुक कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी स्टेज और फर्स्ट स्टेज। इसको हम फर्स्ट स्टेज या प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, जबकि अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेज। या और तरीके से क्या बोल सकते हैं? इट बिगिंस विद वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अब थर्ड हम डिफरेंस ले लेते हैं।
थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव। तो बुक कीपिंग का पर्पस क्या है? तो हमसे यदि पूछा जाए कि बुक कीपिंग का पर्पस क्या है, तो हम बोलेंगे टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिजनेस के रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना मेन ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। जबकि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस के नेट रिजल्ट्स को पता लगाना और फाइनेंशियल पोजीशन को कम्युनिकेट करना डिफरेंट पार्टीज को, इंटरेस्टेड पार्टीज को, ये मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। ठीक है ना? नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट डिफरेंस है नेचर ऑफ जॉब। तो जो बुक कीपिंग की जॉब है वो रूटीन टाइप की जॉब है, रोज डेली रूटीन वाले काम होते हैं इसके अंदर। जबकि हम बात करें अकाउंटिंग की, तो इसकी जॉब एनालिटिकल नेचर की है, डायनामिक नेचर की है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी डिफिकल्ट है। इसके लिए ज़्यादा अच्छी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए होंगे। ठीक है, यानी ये रूटीन जॉब है और ये एनालिटिकल या डायनामिक नेचर का काम है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसके लिए किस पर्सन की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे बात करें तो हमें जूनियर स्टाफ से काम चल जाएगा हमारा, यानी हमें इसके लिए नॉर्मल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जबकि हम बात करेंगे अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे सीनियर स्टाफ चाहिए जो इक्विप्ड हो, जो स्किल्ड हो, जिसके पास नॉलेज हो। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग एक बेस है, क्योंकि बुक कीपिंग के बेस पर ही अकाउंटिंग की जाती है। तभी तो हम बोलते हैं कि जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग जहां खत्म होगी वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो दोनों में रिलेशनशिप ये हो गया, ये बिगिनिंग पॉइंट हो गया, ये उसका सेकेंड पॉइंट या एंडिंग पॉइंट हो गया। स्पेशल स्किल्स बुक कीपिंग के लिए, क्योंकि बुक कीपिंग का जो काम होता है वो मैकेनिकल इन नेचर है, इसका मतलब यहाँ पर कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। जबकि हम बात करें अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए और इंटरप्रेट करना आना चाहिए, तो यहाँ पर स्पेशल स्किल्स चाहिए होंगी। तो दीज आर दी basis on which we can distinguish between bookkeeping and accounting. Okay, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको एक बार जरा जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ डेफिनेट प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक एक्टिविटी। अकाउंटिंग में बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं। दैट बिगिंस विद दिस आइडेंटिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन करना, एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड कब होती है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करके कम्युनिकेट कर देते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो ये सब काम इसमें अकाउंटिंग में हमें करने पड़ते हैं। एवरी स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस जनरेट सम इन्फॉर्मेशन। हर स्टेप में जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। एंड दैट इन्फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम इज नॉट एन एंड इटसेल्फ। और ये इन्फॉर्मेशन अपने आप में खत्म नहीं होती, एंड रिजल्ट नहीं है। इट इज अ मीन्स टू फैसिलिटेट डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग डिफरेंट यूजर्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने जनरेट की है, इसे डिसमिनेट करते हैं हम, आगे पास ऑन कर देते हैं डिफरेंट यूजर्स को। एंड सच इन्फॉर्मेशन इनेबल्स द यूजर्स टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन। और उसके बेसिस पर जो हमारे डिफरेंट यूजर्स हैं वो अपने अपने मतलब के डिसीजंस ले लेते हैं। यानी हमने उनको सब इंफॉर्मेशन पास कर दी, अब उनको एनालाइज करके इंटरप्रेट करके हम पास कर चुके हैं, और उसके बेसिस पर यूजर्स अपने डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट यूजर्स के लिए। ओके, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होना जरूरी है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर टू, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जिससे आसानी से इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए हम। सर्व द यूजर्स वो रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जितने भी हमारे यूजर्स हैं जो इन इंफॉर्मेशन पे रिलाय कर रहे हैं वो इनको ऑथेंटिक मानने वाले हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है क्योंकि उनके लिए एक प्राइमरी सोर्स है या प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो हम उन्हें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पास करें। ओके, थर्ड वन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। हमें उस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसके बेस करके वो इवैल्यूएशन कर पाएं या प्रिडिक्ट कर पाएं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, या पोटेंशियल कैश फ्लो क्या होगा, पैसे कितने आने वाले हैं या कितने जाने वाले हैं, या सेल कितनी होने वाली है, या ये बिजनेस प्रॉफिट कमाने वाला है या नहीं है। ये फोरकास्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाए, ऐसी इस तरीके से हमें वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करनी होती है। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, जो हमें ध्यान रखना होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, वो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। ऐसी इंफॉर्मेशन भी पास होनी चाहिए जिससे हमें मैनेजमेंट की एबिलिटी का पता लगे कि मैनेजमेंट ने अच्छे से एनालाइज और इंटरप्रेट किया रिजल्ट्स को, तभी तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी बनेगी, अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिफरेंट यूजर्स। यदि हमने उनको एनालिटिकल वे में या कॉम्प्लेक्स नेचर की वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जिसे समझना ही बड़ा डिफिकल्ट है, तो इससे मैनेजमेंट की एबिलिटी पता लगेगी कि वो ज़्यादा कैलिबर वाली नहीं है, वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को एनालाइज या इंटरप्रेट नहीं कर रही है।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इसमें प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग assumptions ऑन मैटर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन। यानी कुल मिलाकर हम इजीली वे में बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके बेस करके विश्वास किया जा सकता हो और उसके बेसिस पर फोरकास्टिंग हो सकती हो। जो उनके इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, कौन किसके इंटरेस्ट की, जो डिफरेंट यूजर्स हैं उनके इंफॉर्मेशन पास ऑन करें और उनके पर्पस को सॉल्व करें और इस तरीके से हम इंटरप्रेट करें, इवैल्यूएट करें जिससे उनको समझना आसान हो जाए। और हर तरीके की इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। और किन किन अजम्पशंस को हम ध्यान में रख के वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए, उन अजम्पशंस के बारे में हम जो हमने कंसिडर करी हैं उस इंफॉर्मेशन को बनाते समय। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है, हमने क्या किया हुआ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। दिख रहा है आपको ना? फर्स्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जरा एक बार बात कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। इट प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कंसर्न बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस से होता है और वो प्रॉफिट और लॉस जो उस पर्टिकुलर पीरियड में उस बिजनेस ने कमाया या लॉस किया। यानी ऐसी स्टेटमेंट जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शो करे, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम, ऐसी स्टेटमेंट को बेसिकली हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका एक ऑल्टरनेट नाम भी है, इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। हमें ध्यान रखना है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ये इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अब इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यदि हमारे सामने कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो उन्हें भी अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो वहां पर उसका नाम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर ऑल्टरनेट नेम जो उसका दूसरा होता है, वहां पर हम किसी और नाम से उसे बुलाते हैं। वहां पर उसका नाम क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। वेयर एज यदि यही ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी प्रॉफिट कमाने के पर्पज से नहीं बनाई गई, तो हमारे सामने दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो गई। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो क्या बनाती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेसिकली, वो कौन सी स्टेटमेंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो हमें ये क्लियर कट होना चाहिए कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाती हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती हैं। बेसिकली इनको बोलते हैं क्या हम, इनकम स्टेटमेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन करती है किसके बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। सेकेंड जो स्टेटमेंट है हमारी वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना, जिसमें हम बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि बिजनेस के पास क्या क्या असेट्स थे, बिजनेस की ओन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है, बिजनेस ने ये पैसे किस किस को देने हैं या बिजनेस में किस किस के पैसे लगे हुए हैं, उसको शो करने के लिए हम फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए हम पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट और इसी का ही एक ऑल्टरनेट नाम क्या है, बैलेंस शीट। तो पोजीशन स्टेटमेंट बोल लीजिए या बैलेंस शीट बोल लीजिए, एक ही बात है। ओके, तो पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस लिए बनाई जाती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए, जिसके थ्रू हम क्या शो करते हैं कि बिजनेस में क्या असेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज। और थर्ड स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये किस लिए बनाई जाती है, ये बिजनेस में कैश के फ्लो को दिखाने के लिए बनाई जाती है कि कैश का फ्लो कैसे हो रहा है, यानी कैश पैसे, कैश में जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कैसे कैसे वो स्पेंड हो रहे हैं, मीन्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। यानी उसका इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाने के लिए कैश का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी ये किन के काम आने वाली है, हम बार बार यूज कर रहे थे वर्ड यूजर्स। तो हम यूजर्स किसको बोलते हैं, यूजर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनके काम ये इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जिनको ये हेल्प करने वाली है किसी ना किसी वे में। तो यूजर्स को हमने बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वन इज इंटरनल यूजर्स, ठीक है, सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल यूजर्स की। तो इंटरनल यूजर की बात करें तो इंटरनल यूजर्स में हमने मेनली 3 पर्सन्स को रखा है, 3 एंटिटीज को रखा है। फर्स्ट वन इज ऑनर, जो बिजनेस का खुद का मालिक है। ओके, तो वो कैसे इंटरेस्टेड होगा बिजनेस की इंफॉर्मेशन में, ऑनर्स आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो उसको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या उसके पैसे सेफ हैं कि नहीं है, कैपिटल जो बिजनेस में लगाई है वो सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी, बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। तो उसका मतलब बहुत इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस में तो नहीं चल रहा, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिजनेस में असेट्स की अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। इसलिए वो बिजनेस की स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट रखता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसके काम आने वाली है,
इंटरनल यूजर्स में ऑनर के काम। ओके, सेकंड वन हम बात करें सेकंड यूजर की, तो वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है बहुत सारे डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के लिए उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पर वो जज कर पाए कि भैया जो डिसीजन पहले हुए थे उनमें कहाँ कहाँ कमियां रहेगी, अब उनको ओवरकम करने के लिए उन्हें कहाँ कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करने के लिए उन्हें डिफरेंट स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो इसका मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट यूजर हो गई मैनेजमेंट, जिसका कंसर्न किससे होता है कि मनी जो इन्वेस्ट की गई है वो इनकम जनरेट कर भी रही है कि नहीं कर रही, क्या पैसा कमा भी पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे, क्या पैसे सही जगह लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, क्या हमारा बिजनेस अच्छा वर्क कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसका कंसर्न मैनेजमेंट के साथ होता है। ओके, तो मैनेजमेंट भी इस वजह से बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है। और थर्ड जो हमारा इंटरनल यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के साथ इंटरनली जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना इंटरनल यूजर इसलिए बोल रहे हैं इन सबको क्योंकि ये बिजनेस के साथ इंटरनली जुड़े हुए हैं, बिजनेस में जुड़े हुए हैं। बेसिकली इनका बिजनेस के एनवायरनमेंट से बाहर रिलेशन नहीं है, ये बिजनेस के साथ इंटरनली लिंक्ड है। ऑनर के पैसे लगे हुए हैं, मैनेजमेंट को काम करना होता है और बदले में सैलरी मिलने वाली है, एम्प्लॉइज को भी वर्क करना है और बदले में उनको भी सैलरी या वेजेस या बाकी एम्यूनिटीज मिलने वाली है। अब बात करते हैं थर्ड यूजर, इंटरनल यूजर, जो कि इंप्लॉई है। इंप्लॉई का क्या कंसर्न है? आप सोचेंगे इंप्लॉई को लगता है कि यदि हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा अर्न करेगा तो उनको अच्छी वेजेस या सैलरी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी उनको डे बाय डे, और उनके फ्यूचर में जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं जैसे उनको पेंशन मिल सकती है, उनको ग्रेच्युटी मिल सकती है या अदर बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, तो ये चांसेस उनके साथ एसोसिएटेड है यानी जुड़े हुए हैं। इसलिए वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई हमारा बिजनेस अच्छा कमा रहा है, तो यदि वो अच्छा कमा रहा होगा तो उनको भी लगता है कि इस बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे तो आगे जाके हमारी सैलरी में हाइक यानी इंक्रीमेंट आएगा। तो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्ट एरियाज जिसकी वजह से इंटरनल यूजर्स इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ओके, अब हम बात करते हैं अपने एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। हमारे जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या लिंक है हमारे साथ? क्योंकि बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमें लोन देता है, तो उनका इंटरेस्ट ये होता है कि भाई ये बिजनेस जिसको हम लोन दे रहे हैं ये फ्यूचर में हमारे पैसे दे पाएगा कि नहीं देगा, हमारी मनी जो हमने इनको लेंड करी है क्या वो सेफ है या नहीं है, क्या टाइम पर इंटरेस्ट देगा, क्या लोन की रीपेमेंट टाइम पर करेगा। इसके लिए वो हमारी इन स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं टाइमली बेसिस पर और ये चेक करते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, जिससे उनको पता लग जाए कि बिजनेस साउंड कंडीशन में है कि नहीं है। ओके, तो ये इंटरेस्ट एरिया हो गया उनका। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो पर्सन जो बिजनेस में पैसे लगाने वाले हैं उन्हें हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बोलते हैं और जो लगा चुके हैं उन्हें हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ओके, तो क्योंकि बिजनेस में जो पैसे लगा चुके हैं उनको भी अपनी मनी सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि पैसा सेफ है कि नहीं है, कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, रिटर्न अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि वो किस बिजनेस में पैसा लगाए, तो उसके लिए वो स्टडी करता है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को बिजनेस की कि उनको किस बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए। तो वो डिफरेंट बिजनेस को स्टडी करता है, जहां पर उनको दिखता है कि ज़्यादा रिटर्न अच्छा आ रहा है वो वहाँ पे बिजनेस में पैसे लगा देते हैं। तो ये इनका इंटरेस्ट एरिया हो गया। थर्ड वन इज क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को गुड्स उधार में बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं। तो उनका क्या इंटरेस्ट एरिया हुआ, वो किस लिए लिंक है हमारे साथ? वो इसलिए लिंक है कि वो चेक करने के लिए कि बिजनेस की कंडीशन साउंड है कि नहीं है, हमने इनको उधार में गुड्स तो बेच दिए हैं, क्या ये पैसे टाइम पर वापस कर पाएंगे, क्या इनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है कि नहीं है, क्या टाइमली पे कर देंगे हमारे पैसे। तो इनका कंसर्न एरिया ये हो जाता है। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल यूजर है वो है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज, क्योंकि गवर्नमेंट भी कई तरीकों से बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज हैं वो टैक्स वसूलती हैं, टैक्स कलेक्ट करती हैं आपके साथ। ओके, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एरिया ये होता है कि वो चेक करें कि आपने जितनी भी अपनी स्टेटमेंट्स हैं वो अच्छे से बनाई हैं कि नहीं बनाई, और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है यानी आपको जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को वो आप उतना ही टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं उसमें कुछ इवेजन यानी कुछ छुपा तो नहीं रहे, कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहे। तो उनका कंसर्न एरिया इस बात से होता है, इसलिए वो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल यूजर है वो है रिसर्चर्स। दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरटेक रिसर्च इन वेरियस इकोनॉमिक, बिजनेस एंड अदर रिलेटेड एरिया। वो भी आपके डाटा को यूज करते हैं और उसके बेसिस पर कई सारी अपनी रिसर्च वर्क करते हैं जिसको वो फ्यूचर में यूज कर पाए आपके साथ। नेक्स्ट जो पर्सन हमारे साथ इन्वॉल्व है एक्सटर्नल यूजर में वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो आपके अल्टीमेट गुड्स आपके प्रोड्यूस गुड्स को खरीदने वाला है, यूज करने वाला है। तो वो किस बात पे ध्यान देगा आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे? वो इस बात पे ध्यान देगा कि भैया आप बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे और आपकी रैपो अच्छी होगी तो आप फ्यूचर में उन्हें अच्छे और क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उनका
आपके ऊपर जो रिलायबिलिटी थी वो बनी रहे, और आप आने वाले टाइम पर क्योंकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप इकोनॉमीज का फायदा भी उठाएंगे, और वो गुड्स जो पहले आप थोड़े महंगे बेच रहे थे शायद आने वाले टाइम पे और सस्ते, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटने की वजह से कम रेट पर भी प्रोवाइड कर पाते हैं उनको। तो उनका कंसर्न यही होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिले और रीजनेबल रेट पर मिले। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए वो उस बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जो ज्यादा ग्रो कर रहा है, और उस ग्रो का पता कैसे लगेगा उन्हें? आपके स्टेटमेंट्स के थ्रू, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अब मैं लास्ट एक्सटर्नल यूजर पे आ रहा हूं जो कि है पब्लिक। हम बोले यार पब्लिक का क्या रिलेशन है भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ? पब्लिक किस लिए, पब्लिक को क्या काम आने वाली है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अब पब्लिक का कंसर्न क्या है यहाँ पर? पब्लिक का कंसर्न है बिजनेस इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस भी एक हिस्सा है हमारा सोसाइटी का, एंड गेट्स इट्स मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ, क्योंकि बिजनेस को भी मैन पावर की जरूरत पड़ती है और बाकी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, सबकी जरूरत पड़ती है। और ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? ये रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी प्रोवाइड करती है हमें। द जनरल पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो हमें सोसाइटी को ये लगता है कि किस तरीके से आपका बिजनेस हमारी सोसाइटी के लिए एक वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहा है। तो वो इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि किस तरीके से आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं मगर कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, क्या अच्छा कर रहे हैं। तो वो इस बात को ध्यान रख के आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ शिफ्ट करते हैं जो कि क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमने बात तो कर ली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है और ये किस किस के काम आने वाली है, कौन कौन से यूजर्स हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो ये हमारा पर्पस सॉल्व ही नहीं करेंगी। तो किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का होना कंपल्शन है, होनी ही चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट वन, रिलायबिलिटी, यानी आप जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए। पहली बात, रिलायबल का मतलब है उसमें कोई भी बायसनेस ना हो, यानी कोई एरर ना हो, और वो वेरीफिएबल भी हो। 3 बातें ध्यान रखनी है, यानी कोई एरर ना हो, बायसनेस ना हो और वेरीफिएबल भी हो। एरर का मतलब कोई गलती ना करी हो, बायसनेस का मतलब कोई आपने प्रेजुडिसाइज ना करा हो या उसमें कोई बायसनेस ना दिखाई गई हो, और वेरीफिएबल मतलब उसको चेक किया जा सकता हो, वेरीफाई किया जा सकता हो, यानी आपने कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी तो हमारे पास उसका एविडेंस हो, ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि वो रिलायबल है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, किसकी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अब मैं सेकंड की तरफ मूव करता हूँ। सेकंड वन इज रेलिवेंस, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट भी होनी चाहिए, यानी कि आपके पर्पस को सॉल्व करे। आप बेकार की बातें यदि आप प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को तो वो उनके किसी काम नहीं आने वाली, उनके इन्फॉर्मेशन वही काम आने वाली है जो उनके मतलब की है, यानी उनके इंटरेस्ट एरियाज में है। तो आप उन्हें अननेसेसरी या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पास करेंगे तो वो उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, उनको केवल उसी बातों में इंटरेस्ट है जो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। जैसे एक इन्वेस्टर है, उसको किस बात में इंटरेस्ट होगा कि भैया उनका जो मनी है वो फ्यूचर में आपकी कंपनी में सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, और दूसरा कि क्या आप अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करें। तो उसी बात पे वो इंटरेस्ट, उसी बात पे वो फोकस करेगा। तो उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उस बेस पे वो डिसीजन अपना ले सकते हैं। तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट था रेलिवेंस। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी हमारी वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी आपको आसानी से समझाना आसान हो जाए, यानी आप जो बातें बताना चाहते हो वो आसानी से समझ में आए। किसको? यूजर्स को। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस decision maker must interpret accounting information in the same sense as it is prepared। जैसा आप चाहते थे बताना उसी वे में आप इंटरप्रेट करें, उसी वे में आप कन्वे करें इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो कन्वेयर है जिसको पास वो इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है उसे वो समझ में भी आए। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर दैट यूजर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, यानी आप प्रेजेंटेशन का आपका तरीका ऐसा होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए कि यूजर्स उसे अच्छे से समझ पाए। तो ये भी हमारी क्या थी? एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी। अब मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी क्वालिटेटिव है उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ, जो कि लास्ट वन है, वो है कंपेरेबिलिटी। अब कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? यानी आप जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं वो कंपैरेटिव होनी चाहिए, यानी उसमें बाद में जाके कंपैरिजन भी किया जा सकता हो। हमारे पास जो हम बेसिकली अकाउंटिंग में कंपैरिजन जो करते हैं वो 2 तरीकों से कंपैरिजन करते हैं। क्या 2 तरीके हैं वो? पहले कंपैरिजन का तरीका होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। देखो यहाँ पर क्या बोला मैंने? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ऐसी कंपैरिजन जब हम अपने ही कंपनी के किसी एक ईयर की कंपैरिजन दूसरे ईयर से करते हैं। सपोज हमारी एक कंपनी है, हमने 2015 में कुछ प्रॉफिट अर्न किया था, अब 2016 में भी हमने कुछ प्रॉफिट अर्न किया। अब हम दोनों प्रॉफिट्स को कंपेयर कर रहे हैं अपनी ही कंपनी के, दैट कंपैरिजन इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। वेयर एज दूसरी कंपैरिजन जो हमारी होती है उसको बोलते हैं हम इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या बोलते हैं हम उसे? इंटर फर्म। व्हेन वी आर कंपेयरिंग
results of two different companies at the same time, that comparison is known as interfirm comparison. जब हम दो different companies के results को compare कर रहे होते हैं तो उस comparison को हम बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन. जैसे मान लीजिए एक कंपनी है A और दूसरी कंपनी है फर्म B, तो फर्म A और फर्म B की रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कौन सा कंपैरिजन होगा? इंटरफर्म कंपैरिजन. तो मैंने ये तो बता दिया कि कंपैरिजन दो टाइप का होता है. तो मतलब यहाँ पर मतलब क्या हुआ कंपेरेबिलिटी का? कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि आप जो एस्पेक्ट्स दे रहे हैं वो कंपेरेबल नेचर के हों. ये ऐसा ना हो कि पहला एस्पेक्ट अलग हो दूसरा एस्पेक्ट अलग हो. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 11th कॉमर्स के हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो डिफरेंट स्टूडेंट्स की, और मैं बोल रहा हूँ भाई एक स्टूडेंट ऐसी है, उसका नाम है मान लीजिए मीनाक्षी, एंड शी हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, whereas the other person his name is Rajan who scored 25 marks in business studies out of 30. So is it possible to compare these two people? Yes or no? No, as the base of the comparison is not similar one. We are comparing two different subjects. हम दो different subjects की बात कर रहे हैं. In the first we get इंग्लिश मार्क्स एंड सेकंड वन में हमने बीएससी के मार्क्स यानी बिजनेस स्टडीज के मार्क्स को कंसीडर किया. यानी कंपैरिजन करने के लिए बेस जो होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन कंपेरेबिलिटी फीचर. तो कंपेरेबिलिटी भी हमने करनी है तो बेस को ध्यान रखना है कि बेस सिमिलर हो. तो दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए भी हो सकते हैं तो उसको हम इंट्राफर्म बोल सकते हैं. दो डिफरेंट कंपनी या दो डिफरेंट फर्म्स का कंपेरिजन करेंगे तो हम उसे इंटरफर्म कंपैरिजन बोलेंगे. तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो हमारा आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक है हम उस पे आ चुके हैं. लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. हमारे जो अकाउंटिंग के जो सिस्टम्स हैं वो हैं बेसिकली दो. कितने सिस्टम्स हैं? देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. यानी अकाउंटिंग के अंदर 2 सिस्टम्स को यूज किया जाता है. 2 तरीकों से अकाउंटिंग की जाती है. 2 तरीके क्या है वो? फर्स्ट वन इज डबल एंट्री सिस्टम, सेकेंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम. तो हम पहले बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम. ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट. ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? फिलहाल डुअल का मतलब दो, एस्पेक्ट का मतलब एस्पेक्ट. यानी ऐसे ये किस पे बेस्ड है हमारा डुअल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है. जो क्या कहता है? इसका मतलब ये होता है विच रिकॉग्नाइजेस रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. यानी ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शंस के दोनों, हर ट्रांजैक्शंस के हमें ध्यान रखना 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. ऐसे सिस्टम में जिसमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाए, ऐसे सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. यानी पहला सिस्टम हमारा डबल एंट्री सिस्टम हो गया. इसमें क्या होने वाला है? ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे. ओके, अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं 2 एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. आगे बढ़ते हैं हम इसमें. इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड. पहली बात तो ये सिस्टमैटिक भी और साइंटिफिक भी है. ठीक है. दूसरा, इसमें हर ट्रांजैक्शंस के 2 होते हैं एस्पेक्ट्स जिसको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं. अगेन मैं ये बाद में फ्यूचर में डिस्कस करने वाला हूँ. डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप याद रखने के लिए बोल देंगे कि 2 इफेक्ट या 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. थर्ड वन, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड. फिर हम उसके बाद ये भी जानेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हम आगे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं उसके बेसिस पर हम ये जज करते हैं कि कौन सा एस्पेक्ट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट. अगेन हम ये फ्यूचर में पढ़ेंगे. ठीक है. ये किसके कैटेगरी में बात हो रही है? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात हो रही है. द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स एंड ऑल क्रेडिट मस्ट बी इक्वल. ये भी इंपॉर्टेंट है कि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट्स के जो टोटल होते हैं वो क्रेडिट्स के टोटल के बराबर होते हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है चेक करने के लिए? द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. हमने एक स्टेटमेंट का नाम पहले भी सुना था, वो क्या था? ट्रायल बैलेंस. हम इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का कि डबल एंट्री सिस्टम में हमने जो अकाउंट्स मेंटेन किए, रिकॉर्डिंग करी, वो अच्छे से करी कि नहीं करी, उसके लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और स्टेटमेंट का नाम होता है ट्रायल बैलेंस. ओके, तो हमें ये क्लियर हो गया कि डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें. इसको एक एग्जांपल से भी डिस्कस कर लेते हैं. मान लीजिए अ फर्म हैज परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश. एक फर्म ने फर्नीचर परचेज कर लिया. देन इन दिस ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहा है कि जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. आप पता लगेगा सर ये अकाउंट क्या होते हैं. फिलहाल नाम से समझिए इसको. फर्नीचर परचेज किया, कैश में खरीदा, तो आपने ध्यान देखना है कि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एक तरफ से बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसमें फर्नीचर आ रहा है क्योंकि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं. एट द सेम टाइम वी आर पेइंग समथिंग, हम कैश दे रहे हैं. तो इसका मतलब एक फर्नीचर और कैश, ये हम फ्यूचर में फिर डिस्कस करेंगे. एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ केवल कि यहाँ पर फर्नीचर और कैश 2 टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व है. तो ये क्या बताते हैं कि जब हम दोनों को ही रिकॉर्ड कर लेंगे, फर्नीचर को भी और कैश को, तो ये कौन सी सिस्टम होगी हमारी? डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है. ये हम डिस्कस बाद में फिर फ्यूचर में करेंगे. आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट पे.
डबल एंट्री सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस। अब डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस, सबसे पहला मैंने बताया ये साइंटिफिक सिस्टम है, यानी हम आसानी से इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन सब कुछ कर लेते हैं और बाद में मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक भी करवाते हैं। ओके, तो इसमें बहुत साइंटिफिक सिस्टम में एक्यूरेसी का पता भी लग जाता है, चेक भी होता है कि हमने सब कुछ ठीक किया कि नहीं किया। सेकेंड वन, इसका जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज वो है कंप्लीट रिकॉर्ड, यानी हम इसमें ट्रांजेक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, यानी इनकम्प्लीट नहीं होता, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने क्लियर कट होती है। थर्ड वन, चेक्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, इसमें हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक भी कर सकते हैं। कैसे, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि हम ट्रायल बैलेंस बना के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक भी कर सकते हैं। नंबर फोर्थ, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम इजीली एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ। फिफ्थ वन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिपिक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो करने में हमारी ये हेल्प करता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कैसे दिखाएंगे हम, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, जिसमें हम बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटीज को दिखाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे एडवांटेज वो है ये कि इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, इससे हमें कंपैरिजन करना भी आसान होता है, बोथ इंट्रा फर्म एज वेल एज इंटर फर्म। और लास्ट जो हमारी एडवांटेज वो है इट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये हमारे मैनेजमेंट को भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और हम अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा बताया था मैंने आपको, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अभी हमने डबल एंट्री सिस्टम की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बात। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, पहली बात तो ये एक अनसाइंटिफिक मेथड है। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन के केवल एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, या कई बार हम दो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कई बार हम एक को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी ये अनसाइंटिफिक है, यानी यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। दैट इज व्हाई वी कैन से अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, यानी यहाँ पे केवल कैश अकाउंट्स को और पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट रह जाता है, यानी अकाउंटिंग के सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं रहते और यहाँ पर हम रूल्स को भी फॉलो नहीं करते। दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम के नाम से भी हम इसे जानते हैं, यानी हम ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर, डबल एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शंस तो इसमें डबल एंट्री के हिसाब से रिकॉर्ड होती हैं, यानी उसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें केवल सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। ये हम जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, तब क्लैरिटी से हमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपके लिए समझना क्या इंपॉर्टेंट है कि सिंगल एंट्री में हम पूरा रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट को कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर मैं इस सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ। आज के इस सेशन में हमने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस करे, जिसमें हमने बात की, सबसे पहले तो बात की अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात भी हमने की यहाँ पर। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि यूज़र्स कौन से हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी, यूज़र्स क्या थे हमारे। फिर हमने उसके बाद बात करी सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, यानी आज के टॉपिक्स हमने काफ़ी डिस्कस किए। तो आपका क्या रोल बनता है, आपका ये रोल बनता है कि आप घर पे बैठ के इन टॉपिक्स को दोबारा से थॉरली एक बार स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब इसके बेस करके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और मैं ये होप कर रहा हूँ आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप घर पे एक बार रिवाइज करेंगे तो ये बिल्कुल कंक्रीट हो जाएगा और अच्छे से और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है ना, तो आज की वीडियो को मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।